एक बार फिर से स्वागत है आपका कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम डायनामिक्स का रीड करेंगे। पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चंस 18 तक देख लिए होंगे सॉल्यूशंस। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 18 से आगे, यानी कि 19 अप टू लास्ट क्वेश्चन। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर, अगर इक्वेशन ऑफ इज एक्स इज इक्वल टू ए कोस के टी प्लस बी साइन के टी इस इक्वेशन से गिवन है, तो हमने शो करना है जो पॉइंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा। अगर ए की वैल्यू 3, बी की 4 और के की वैल्यू 2 गिवन है, तो पीरियड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। देखिए x की वैल्यू क्या है दी हुई है, ए कोस के टी प्लस बी साइन के टी। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारे पास में डेरिवेटिव है वो माइनस में सम कांस्टेंट इनटू एक्स के इक्वल आना चाहिए। डबल डेरिवेटिव है यानी कि एक्सेलरेशन। तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, जो सोल्व होके क्या आएगा, माइनस के स्केयर ए कोस के टी प्लस बी साइन के टी। और ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, जहाँ पे के स्केयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी साफ साफ हमें पता चल जाए जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में होकर एक्स के इक्वल आएगा। देखिए अब नेक्स्ट में वैल्यूज़ गिवन है, ए की वैल्यू 3, बी की 4 और के की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। जब इन सब की वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 3 कोस 2t प्लस 4 साइन 2t। यहाँ से देखिए 3 को लेट कर लेते हैं आर कोस थीटा और 2 को आर साइन थीटा, ठीक है। और इनका स्केयर करके ऐड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 16, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में ये सभी दोनों वैल्यूज़। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा कोस 2t प्लस आर साइन थीटा साइन 2t। यहाँ से आर कॉमन निकाल देती हूँ, कोस थीटा 2t कोस 2t प्लस साइन थीटा साइन 2t। देखिए आर की वैल्यू तो 5 पुट करेंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी, यानी थीटा माइनस 2t। अब जो देखिए जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है डिस्टेंस की, क्योंकि देखिए जब पार्टिकल ए से ओ और ओ से ए डैश या मूव करता है, ओ से मूव करना शुरू करता है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वो ए तक जाएगा। तो यानी कि ए से आगे तो वो जान सकता है, क्योंकि ए से आगे हमारे पास वेलोसिटी क्या बन जाएगी, उसकी 0 बन जाएगी। तो जब ओ से ए वो मूव करेगा तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और वो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 5 कोस थीटा माइनस 2t। 5 तो कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा माइनस 2t की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब कोस थीटा माइनस 2t क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कोस थीटा माइनस 2t की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1। तो मैक्सिमम x यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास में 5 आ जाएगी। अब हमें निकालनी है किसकी मैक्सिमम। देखिए क्या क्या पूछा हुआ है इन्होंने, कि पीरियड, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, रूट म्यू ए। ध्यान से देखिएगा, म्यू की जगह क्या आया है हमारा, के स्केयर। यहाँ पे म्यू की जगह क्या है हमारे पास में, के स्केयर है। तो अब के की वैल्यू क्या दी हुई है, म्यू है हमारे पास में, के स्केयर, के की वैल्यू क्या दी हुई है, 4। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, 10 यूनिट, जो भी हमारी यूनिट होंगी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, म्यू ए, यानी कि 4 इंटू 5 क्या बनेगा, 20। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू। देखिए यहाँ से 2 पाई, म्यू की वैल्यू क्या आई थी, रूट म्यू था 2, तो यानी हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। आइए 20 देखते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी इज अटैच टू वन पॉइंट एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल रिंग, कि कोई बॉडी है जो किसी स्ट्रिंग के एक किनारे की बांधी गई है, एंड अदर एंड मूव इन अ वर्टिकल लाइन, और जो दूसरा हमारा किनारा है वो वर्टिकल लाइन में, यानी कि ऊपर से नीचे, जो हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। तो वो हमारा वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, खड़े तरीके से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। उसने बोला कि एन कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड, वो 1 सेकेंड में एन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यही होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, दैट इज एन। तो फ्रीक्वेंसी हमारी एन के इक्वल है। शो करना है स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन, कि जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो
टाइट, रिमेन टाइट, टाइट नहीं रहेगी ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान, अनलेस, जब तक कि एन स्केयर लेस देन जी बाई में दिस क्वांटिटी नहीं हो जाता, वेयर ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। देखिए मैंने बोला था अनलेस के बाद की जो हमारे पास कंडीशन होती है या जो भी लाइन होती है वो इन दी नेगेटिव सेंस होती है। देखिए अब इसको अगर हम सीधे तरीके से पढ़ें तो क्या होगा कि स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट ड्यूरिंग द मोशन इफ़ एन स्केयर ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर देखो कि स्ट्रिंग है वो टाइट नहीं रहेगी, कब, जब एन स्केयर बड़ा हो जाएगा, या फिर इसका नेगेटिव लेते हैं। देखो विल नॉट रिमेन टाइट, इसका अगर मैं यानी कि टाइट नहीं रहेगी, इसका नेगेटिव अगर लेके चलूँगी तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, कि जो रस्सी है वो टाइट रहेगी मोशन पे, जब, अनलेस की जगह क्या हो जाएगा इफ़, जब एन स्केयर छोटा हो जाएगा जी बाई में 4 पाई स्केयर ए से। ठीक है, देखो करते हैं, ये समझ आएगा आपको, एक बार करते हैं, करके देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा ये। क्या क्या गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन एन के इक्वल है, यानी कि रूट पाई, ये क्या होती है 1/t होती है, टी 2 पाई/√t पाई होता है, और जब मैं 1/t लूँगी तो 2 पाई और रूट पाई हमें म्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये किसके इक्वल है एन के। तो यहाँ से हमारे पास में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2πn, और म्यू क्या हो जाएगा 4π² n स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से हमने क्या किया है, म्यू की वैल्यू निकाल दी। देखिए नेक्स्ट, अब हमने क्या बोला हुआ उन्होंने कि जो हमारे पास एन स्केयर है लेस देन जी, जैसे कि आप उसमें देख रहे हो कि जो एन स्केयर है वो लेस देन जी बाई में 4n π² ए, इससे कम दिखाना है। जी क्या होगा, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें सबको पता है कि वो उसको जी से दिखाते हैं। अब जरा इसके मोशन की बात करते हैं। जब हमारे पास ये है हमारा वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग मोशन होगा, ये ओ, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड ए डैश, जब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो रस्सी से बंधी हुई है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास जैसे कि यहाँ से हम पकड़े हुए हैं तो ये रस्सी है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ये मेन पॉइंट पे ये ऐसे जा रही है। तो देखिए जब हमारे पास जो रस्सी होगी जो वो ऊपर जाएगी तो वो तो टाइट रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो बॉडी बांधी हुई है दूसरी साइड उसके वेट की वजह से, लेकिन वो ढीली कब होगी, जब वो नीचे जाना शुरू करेगी। ठीक है ना, और नीचे वो ढीली कब होगी, जब उसका एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी ग्रेटर देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हमारे पास बॉडी का एक्सेलेरेशन ग्रेविटी के एक्सेलेरेशन से ज़्यादा होगा तो वो उतनी ही जल्दी नीचे पहुंचेगी और रस्सी क्या रहेगी, हमेशा ढीली रहेगी। ठीक है, अब ये तो कब था, जब हमारे पास स्ट्रिंग क्या हो, विल बॉडी स्लैक बोलने मतलब कि ढीली, और जो स्ट्रिंग है विल टाइट, वो टाइट कब होगी, जब एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी का एक्सेलेरेशन है वो छोटा हो जाए, यानी कि कम हो जाए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। देखिए ध्यान से आपने देखी होंगी कि जब भी हम कोई भी भारी चीज़ें ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो जल्दी पहुंचती हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप करके देखना, कुछ भी पत्थर फेंकोगे तीसरी मंजिल से तो वो बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, क्योंकि उसके बॉडी है मतलब मास के कारण, हैवी बॉडी होने के कारण उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी नीचे पहुँचेगी। लेकिन अगर आप एक पंख फेंकोगे जो कि बहुत ही मतलब मैटर करता है इसमें क्वांटिटी, तो बहुत ही हल्का होता है, अगर आप उसको नीचे फेंकोगे तो वो धीरे 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 नीचे जाएगा। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ कही है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा तो हमारी जो रस्सी है वो तो ढीली ही रहेगी, लेकिन अगर वो बॉडी का एक्सेलरेशन कम हुआ, किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो स्ट्रिंग क्या रहेगी, टाइट रहेगी। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट, कि जो स्ट्रिंग है वो टाइट रहेगी व्हेन द एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव्स अपवर्ड। देखिए जब वो ऊपर जाएगा तो हमारे पास रस्सी क्या रहेगी, टाइट ही रहेगी, बट द स्ट्रिंग विल बी स्लैक और रिमेन
स्लैक या फिर मैं कहूँ नॉट टाइट, कि वो टाइट नहीं रहेगी, इफ़ द एंड ऑफ इट मूव्स with acceleration greater than acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से अगर वो ज़्यादा होगा तो वो क्या रहेगी, टाइट नहीं रहेगी। यानी मैं कह सकती हूँ द स्ट्रिंग विल रिमेन टाइट। टाइट कब होगी, जब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या हो जाए मेरे पास में, कम हो जाए, किससे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी किसी भी पॉइंट पर, अब वो यानी कह सकती हूँ कि उसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन जी होगा। अब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू ए के इक्वल होगा, ए जहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। और म्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, 4π² n², और ये क्या हो जाएगा, ए पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू 4π² n² ए लेस देन जी, यहाँ से n² लेस देन होएगा जी पाई में 4π² n²। यानी इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग है वो हमेशा क्या रहेगी, टाइट रहेगी। और अनलेस वाली बात अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन टाइट, कि वो टाइट नहीं रहेगी अनलेस, जब तक कि n² जी छोटा ना हो जाए, किससे, 4π² n² से, जी बाई में 4π² n² से। जब n इससे छोटा हो जाएगा तो रस्सी क्या रहेगी, टाइट हो जाएगी। अगर ये उससे बड़ा हो जाएगा तो रस्सी क्या रहेगी, ढीली हो जाएगी। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, ए हॉरिजॉन्टल प्लेट विद द पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट। कोई हॉरिजॉन्टल प्लेट है जिसके ऊपर एक पार्टिकल रेस्ट कर रहा है, इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली, वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, थ्रू ए डिस्टेंस 2 फीट। देखिए ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी कि 2 फीट की डिस्टेंस है हमारे पास में, ए और ए डैश के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस है। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालने हैं, यानी कि ऑसिलेशन निकालने कि कितने वो चक्कर लगा सकता है पर मिनट, 1 मिनट में। दैट विल थ्रू द पार्टिकल ऑफ द प्लेट, जब तक कि पार्टिकल जो हमारे पास में प्लेट में रखा हुआ है वो नीचे ना गिर जाए, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 21 क्वेश्चन में हम पहले फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो हमारे पास में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तो लेट कर लेते हैं द फ्रीक्वेंसी इज एन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने लेट कर ली। तो एन की वैल्यू क्या होगी, √μ/2π। हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम √μ की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कितनी जाएगी 4π² n², ठीक है। और एम्पलीट्यूड हमें क्या गिवन होगा, देखिए अब ध्यान से, जो हमारे पास वर्टिकल प्लेट है वो ए ओ और ए डैश के बीच में मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर नीचे मूव कर रही है, और ये टोटली डिस्टेंस 2 फीट गिवन है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी क्या जाएगा, 1 फीट, क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ दोनों तरफ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी 1, ए की वैल्यू क्या है 1 फीट, ए की वैल्यू हमारे पास में 1 फीट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब प्लेट है हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, तो कुछ भी कोई भी हम चीज़ रखते हैं हथेली पे या प्लेट में, ऊपर नीचे जब हम उसको घुमाते हैं, तो ध्यान देना, जब हम प्लेट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं रहे, डर नहीं रहता गिरने का। लेकिन जैसे ही हम प्लेट को नीचे लेके आते हैं तो हमको डर रहता है कि कहीं हम उसका जो पार्टिकल है, जो वो चीज़ रखी हुई है प्लेट में, वो नीचे ना गिर जाए, ठीक है ना। तो जब हमारी प्लेट ऊपर की तरफ जाएगी तो पार्टिकल नहीं गिरेगा। दिक्कत कब होएगी, जब वो प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, और जितनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से ही हमारा क्या रहेगा, पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, यानी कोई भी चीज़ जो प्लेट में रखी हुई है वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। पहले मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था म्यू ए के इक्वल है। यहाँ से मेरे पास म्यू की वैल्यू क्या आ गई थी, 4π² n²। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या हो जाएगी 4π² n² इंटू 1, यानी कि 4π² n²। ये आ गई मेरे पास में किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू फिट पर सेकेंड स्क्वायर में, क्योंकि फिट में गिवन है तो फिट पर सेकेंड स्क्वायर जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। नाउ द पार्टिकल विल नॉट
विल नॉट आगे बोल दो कि गिरना या ऑफ ऑफ द प्लेट या लीव द प्लेट, विल नॉट लीव द प्लेट इफ सॉरी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में वो नहीं गिरेगा, ठीक है ना, बट इट कैन लीव द प्लेट इफ मोशन ऑफ प्लेट इज ग्रेटर देन मोशन या कहूँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए वो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वो नहीं गिरेगी, जब वो नीचे की तरफ जा रही है, इट कैन लीव द प्लेट इफ द मोशन ऑफ द प्लेट इज ग्रेटर देन इन डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में जो हमारे पास में पार्टिकल है जो भी रखा हुआ है उसके ऊपर वो गिर जाएगा अगर उसका मोशन, प्लेट का मोशन यानी प्लेट की एक्सेलरेशन, मोशन मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकती हूँ मैं क्या, द पार्टिकल इज सॉरी इज कहो या विल बोल लो, विल लीव द प्लेट इफ एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए। और एक्सेलरेशन ऑफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास में, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि कब, जब 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर बड़ा हो जाए किससे, जी से, जी की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, फीट के अंदर, और अगर मीटर में लेंगे तो 9.8 मीटर, और अगर मैं सेंटीमीटर में लेती हूँ तो 981। जी की वैल्यू हमारे पास 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है जब हमारे पास में ये डिस्टेंस हो, ठीक है, ये हमें यूनिट गिवन हो, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जब मीटर पर सेकेंड की बात करते हैं, और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जब हम सेंटीमीटर की बात करते हैं। फीट की बात कर रहे हैं तो 32 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एन स्क्वायर किससे बड़ा हो जाएगा, 32 बाई में 4 पाई स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, √32 बाई में 2 पाई, एन ग्रेटर देन 32, यानी कि मैं कह सकती हूँ 8 चौका बटे 2 पाई, एन ग्रेटर देन 2√2 इंटू 2 बाई में 2 पाई, यहाँ से एन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2√2 बाई पाई। और इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ, देखिए एन ग्रेटर देन हमारे पास इतना तो आ गया, लेकिन अब हमने क्या निकाला, ये जो मोशन निकला था ये मोशन था पर सेकंड का, ठीक है ना, जो 1 सेकंड के अंदर जो मोशन होगा, यानी कि लिस्ट जो नंबर ऑफ एक्सेलरेशन हमने निकाला, देखिए एन क्या था, स्ट्रिक्टली बड़ा था 2√2 बाई पाई से, यानी कम से कम वो कितने चक्कर लगाएगा, 2√2 बाई पाई तो लगाएगा। नंबर ऑफ एक्सेलरेशन कहूँ या सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना ऑसिलेशन बन गया उसका, 2√2 बाई पाई। तो अगर मैं कहूँ 1 मिनट में तो मैं क्या करूँगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 60 इंटू 2√2 बाई में ये क्या हो जाएगा 22, और ये 7 यहाँ से मैं सोल्व करूँगी तो नियर अबाउट मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 54, और वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो अभी 54 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ऑसिलेशन होंगे। एग्ज़ाम में आप ये √2 की वैल्यू जो 1.414 है वो पुट कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.732, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो एक नंबर में होने चाहिए, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज़ पुट करके हमें वहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो कि सॉल्व करके 54 आएगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में कहा है इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर यू वी डब्ल्यू 3 वेलोसिटी दी हुई हैं, कितने डिस्टेंस पे, ए बी सी डिस्टेंस से, ठीक है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो कि फिक्स पॉइंट से हमने डिस्टेंस गिवन है, ऑन द स्टेट लाइन पे, विच इज़ नॉट सेंटर ऑफ फोर्स, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर नहीं है, तो शो करना है, कैपिटल टी को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब हम देखिए क्या गिवन है 22 में, हम फिगर बना लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये हम लेट कर लेते हैं कोई भी पॉइंट हमारे पास डी है, और ये सेंटर ऑफ फोर्स ओ ले लेते हैं, ठीक
ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ओ बी द सेंटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ फोर्स हो गया है। और डी ले लेते हैं, क्या है, फिक्स पॉइंट है। और लेट कर लेते हैं ओ डी का डिस्टेंस क्या है, डी, ये डिस्टेंस हमने डी लेट कर लिया। ये क्या गिवन है, ए, देन नेक्स्ट इज बी, और उसके बाद डी से ये क्या जा रहा है, सी पॉइंट दूर है। ठीक है, तो आगे देखिए, जब हमने यहाँ पे फिक्स पॉइंट से इनके डिस्टेंसेस ले लिए तो ओ से निकालने पड़ेंगे हमें, क्योंकि डिस्टेंस तो मीन पोजीशन से शुरू करते हैं हम लोग। तो वहाँ से मेरे पास ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी प्लस ए, ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस डी, ओ सी की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी। और वेलोसिटीज क्या दे दी, यू वी एंड डब्ल्यू। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ वी नो दैट कि वी स्केयर किसके इक्वल होती है, म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। और एम्पलीट्यूड का नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड हमारे पास में क्या है, एल है। एल ले लो, के ले लो, एम ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लेके चलते हैं। पहले यू वेलोसिटी ली थी इन्होंने, ठीक है, यू स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एल स्केयर माइनस एक्स, यानी कि ए पॉइंट पर विलान निकाल रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है ना, ए पॉइंट पर वेलोसिटी है। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, डी प्लस ए, तो डी प्लस ए का होल स्केयर। जब मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यू स्केयर बाई म्यू किसके को जाएगी, एल स्केयर माइनस डी प्लस ए का होल स्केयर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, यू स्केयर बाई म्यू प्लस में ए स्केयर, ये मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस में, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 2AD, प्लस में क्या हो जाएगी, डी स्केयर माइनस एल स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड वेलोसिटी लेके चलूँ, देखिए वी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू, यहाँ से एल स्केयर माइनस, अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो बी पे है और डिस्टेंस कितना है, ओ बी कितना है, बी प्लस डी, तो एल स्केयर माइनस बी प्लस डी का होल स्केयर इज इक्वल टू, सॉरी दिस, यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो क्या बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसकी तरह ही बनाना है हमने। तो मैंने वी स्केयर बाई म्यू प्लस में मैं ले लेती हूँ बी स्केयर प्लस 2BD प्लस डी स्केयर माइनस एल स्केयर इज इक्वल टू 0। एंड जो थर्ड वन हो जाएगी वो क्या बनेगी, डब्ल्यू स्केयर बाई म्यू प्लस में सी स्केयर प्लस में 2CD प्लस में डी स्केयर माइनस एल स्केयर इज इक्वल टू 0। देखिए 3 इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन दिस, ठीक है, सेकंड हमारे पास ये, और थर्ड हमारे पास ये। इन तीनों जो इक्वेशन है उनमें ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन है, यहाँ 2D और डी स्केयर माइनस एल स्केयर ये गिवन बिल्कुल कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं इसको, एलिमिनेट 2D एंड डी स्केयर माइनस एल स्केयर फ्रॉम 1, 2 एंड 3। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से हमने क्या करना है, जो कॉमन चीज़ है वो एलिमिनेट कर देनी है। देखिए क्या बचेगी, फर्स्ट वाली में से बचेगी यू स्केयर बाई म्यू प्लस में ए स्केयर, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली है ये अलग है, प्लस में 2D तो एलिमिनेट करना है, इसका कोफिशिएंट ले लेंगे, क्या बचेगा, ए बचेगा, और डी स्केयर माइनस एल स्केयर हमने एलिमिनेट करना है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन से लेके चलते हैं, क्या बनेगा, वी स्केयर बाई म्यू प्लस बी स्केयर बी और 1 एंड द लास्ट इज डब्ल्यू स्केयर बाई म्यू प्लस सी स्केयर सी और 1, और ये हमारे पास में क्या हो जाता है, 0। ये डिटरमिनेंट मेथड आपने किया ही होगा कि ये 3 इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में, तो हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट लेके चलते हैं और वो किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के, जबकि हमने कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी हो तो वही सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, हमें पता है कि 2 डिटरमिनेंट्स में अगर प्लस में तो अलग अलग खुल जाते हैं, और यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि यू स्केयर बाई म्यू ए 1, वी स्केयर बाई म्यू बी 1 एंड डब्ल्यू स्केयर बाई म्यू सी 1, प्लस में क्या हो जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए बी सी 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से 1 बाई म्यू हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, यू स्केयर वी स्केयर और यहाँ से क्या बनेगा, डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1। इसको मैं इस साइड ले जाती हूँ तो माइनस में क्या हो जाएगी, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर ए बी सी 1 1 1, ये बन जाएगा हमारे पास।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशंस लगा देती हूँ। देखिए वैल्यू जो ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास में भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो तो सेम ही आ जाती हैं, तो मैं इसको एज इट इज़ रख सकती हूँ, क्योंकि ये एक्सपेंड करूँगी तो कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद भी जब मैं एक्सपेंड करूँगी तो उसका भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रखूँगी, राइट हैंड साइड पे ऑपरेशन लगाऊंगी, क्योंकि ये दोनों एक रियल नंबर ही हैं अगर एक्सपेंड करें तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऑपरेट कर लेती हूँ राइट हैंड साइड, C1 implies C1 minus C2 एंड C2 implies C2 minus C3। तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ से U स्केयर A1, V स्केयर हमारे पास में क्या हो जाएगी B1 और W स्केयर C1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में माइनस म्यू। इसको मैं लेके चलूँगी तो क्या बनेगी A स्केयर, सॉरी आर की बात करेंगे क्योंकि ये तो वो हो जाएगी, रो को हम करके चलेंगे। यहाँ पे रो में क्या हो जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड दिस चीज़ हमारे पास में R1 लेके चले थे ना, ठीक है, एंड बी स्केयर माइनस सी स्केयर और सी स्केयर एज इट इज़, ये बनेगी ए माइनस बी माइनस सी 0 0 1। ये वैल्यूज़ बन चुकी है हमारे पास। अब इनको हमने देखिए फर्स्ट रो में से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, ए माइनस बी, सेकेंड वाली में से बी माइनस सी, तो क्या बचेगी देखिए यहाँ पे यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1। तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगी माइनस म्यू ए माइनस बी माइनस सी, कॉमन निकाल दिया। देखिए क्या कॉमन बचा, ए माइनस बी अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालती हूँ तो ए प्लस बी बच गया, ये 1 ये 0, यानी कि ए प्लस बी 1 0। सिमिलरली वहाँ पे बी प्लस सी 1 और 0 एंड द लास्ट वन इज एज इट इज सी स्केयर सी और 1। अब मैं इसके अलोंग अगर एक्सपेंड करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी इसको सॉल्व होके, माइनस म्यू ए माइनस बी माइनस सी, और जब मैं इस 1 के जो यानी कि सी, सॉरी देखिए यहाँ पे सॉल्व होके मेरे पास में दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ दिस एंड दिस डिटर्मिनेंट। अब मैं जो एक्सपेंड कर रही हूँ वो अलोंग C3 थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनी ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से जब मैंने एक्सपेंड किया है तो ये बनेगी ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि माइनस म्यू ए माइनस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगी ए माइनस सी। ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। और ये किसके इक्वल आई है, यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1, इसके इक्वल आ गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो ये आगे सॉल्व हो गए। नेगेटिव साइन को इसके अंदर एसोसिएट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं जो लेफ्ट हैंड है उसमें रो और कॉलम को एक्सचेंज कर सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने रो और कॉलम को एक्सचेंज किया है तो यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1 किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास, म्यू ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे मैंने एसोसिएट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा सी माइनस ए। ये वैल्यू आ गई। देखिए अब टी किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई रूट म्यू। यहाँ से रूट म्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या बनेगी 2 पाई बाई टी, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई स्केयर बाई टी स्केयर। पुट कर देते हैं यहाँ यू स्केयर वी स्केयर डब्ल्यू स्केयर ए बी सी 1 1 1 किसके इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्केयर बाई टी स्केयर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही हमने सॉल्व करना था। लास्ट वन देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, डेटर्मिनेंट्स में डेटर्मिनेंट दरअसल है क्या, ये कोई एरे या अरेंजमेंट नहीं है, ये एक रियल नंबर ही आता है, क्योंकि डेटर्मिनेंट को हमेशा एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चाहे उसमें रो और कॉलम्स को हम एक्सचेंज अगर कर देते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंड करके सेम वैल्यू ही देगा। और अगर मैं डेटर्मिनेंट निकाल लूँ किसी मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक और एक डेटर्मिनेंट निकाल लूँ उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन लगने के बाद, तो दोनों डेटर्मिनेंट्स की सेम वैल्यू होती हैं। ये अलजेब्रा में आपने पढ़ी हुई होंगी। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। तो मैं दोबारा कुछ ये मेरे को लग रहा है कि शायद किसी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। देखिए यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो डेटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल है,
ठीक है। तो मैंने ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एज इट इज़ रख के चल रही हूँ। राइट हैंड साइड में मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए हैं, लेकिन इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पे और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगने के बाद इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पे कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ही इन दोनों को एज इट इज़ मैं आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन भी मैं आपस में इक्वल रख सकती हूँ। चाहे मैंने एक डिटरमिनेंट पे ऑपरेशन लगाया है, एक पे नहीं लगाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ क्या जाएंगी, सेम जाएंगी, इक्वल जाएंगी। और डिटरमिनेंट को रो को कॉलम या कॉलम को रो में लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर एक्सपेंडिंग दे गिव्स द सेम रियल नंबर।